तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के कारक, यानी तापमान है और वायुदाब है, पवनें हैं, आर्द्रता है, इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। हालांकि हम वायुमंडल के तापमान, इन चारों कारकों के बारे में पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने उसमें चर्चा की थी इस विषय पर, लेकिन तापमान और वायुदाब को पूरी बृहद तरीके से हमने पढ़ा था। आज हम पवनों और आर्द्रता को का पूरा वर्गीकरण करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा छोटा रखा था, पवन और आर्द्रता को। तो पहले हम तापमान और वायुदाब का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हल्का सा, उसके पश्चात हम पवन और आर्द्रता की तरफ चलेंगे। तो पहले बात करते हैं हम तापमान की। तो तापमान क्या है? तापमान वायुमंडल में उपस्थित शीतलता और गर्मी का परिमाण तापमान है। तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। डिग्री सेल्सियस की खोज एल्डर सेल्सियस ने की थी, इसीलिए इसको डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और तापमान जो है वो आतपन की क्रिया के कारण हो पाता है। तापमान जो मेंटेन रहता है, यानी तापमान संतुलन जो होता है, वो आतपन की क्रिया के कारण होता है। हम आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि आतपन क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है, व्हाट इज इंसुलेशन एंड व्हाट इज सोलर रेडिएशन, है ना, वो भी पढ़ने वाले हैं आगे, हमारा वो भी टॉपिक है। लेकिन अभी बात करते हैं तापमान की। तो तापमान की एक विशेषता होती है, और वो विशेषता ये है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर आतपन की मात्रा घटती है, और ज़्यादा है नहीं इसके बारे में पढ़ने के लिए। तापमान के बारे में बात करते हैं वायुदाब की। तो वायुदाब में भी हमने ये पढ़ा था कि वायुदाब जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। वायुदाब जो होता है वो तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। तापमान इंटू 1/, वायुदाब, है ना, क्योंकि तापमान जो है वो वायुदाब का उल्टा है। अगर तापमान ऊपर जाएगा तो वायुदाब कम रहेगा, अगर तापमान नीचे जाता है तो वायुदाब बढ़ता है ना। तो ये हम टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। बात करते हैं पवनों की। तो आज हम पवनों के बारे में थोड़ा सही से नॉलेज आपको प्रोवाइड कराने की प्रयास कर रहे हैं। पवन, अब पवन का जब हम विस्तार से वर्गीकरण करते हैं, जब पवन को हम विस्तार से पढ़ते हैं, तो पवन को हमने आपको बताया था कि गतिमान वायु को हम पवन कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड पवन, है ना। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि गतिमान वायु जो है गतिमान वायु पवन कहलाती है। ये हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती है ना। ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती है, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन हमेशा बहती है। और दूसरी बात अगर हम पवन की करें, तो पवन 3 प्रकार की होती हैं। पवनें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। तो उन 3 प्रकार को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पवन जहां से चलती है इसका नाम उसी आधार पर रखा जाता है। ये जहां से चलती है पवन जिस जगह से चलती है उसी जगह से इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको मानचित्र बना के समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये हमारी दिशाएं हैं। इनमें अगर पवन इस हिसाब से चलेगी, इधर से इधर बहेगी, तो इनको हम साउथ एंड वेस्ट पवनें बोलेंगे, ना कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ पवनें बोलेंगे। अगर ये यहाँ से यहाँ बहेंगी,
इस साइड से बहती हैं इसकी तरफ, मतलब कहने का मतलब ये जहाँ से चलती है उसी दिशा के नाम पर इसका नाम रखा जाता है ना। जैसे हम किसी को भी ले लें, हम मनुष्यों की भी अगर बात करें तो मनुष्यों का भी नाम उसी जगह से चलता है जहाँ से उसका जन्म स्थान, जहाँ से वो जुड़ा हुआ होता है ना। तो इस प्रकार से पवनें जहाँ से चलती हैं उसी हिसाब से उसका नामकरण भी होता है, यानी कि नाम भी वहीं से रखा जाता है। एक और बात हम बता दें आपको कि पवनें जो होती हैं वो 3 प्रकार की पवनें हैं। एक स्थानीय पवनें होती हैं, एक मौसमी पवनें होती हैं, और तीसरी पवनें होती हैं वो होती हैं स्थायी पवनें। यानी कि मैं क्रम को थोड़ा ऊपर नीचे कर गया हूं, जब यहां मैं लिखता हूं तो सही से क्रम में लिखता हूं, है ना। पहली है इसमें स्थायी पवनें, उसके बाद आती है स्थानीय पवनें, और इसके बाद नंबर आता है मौसमी पवनें। इनको हम परमानेंट विंड बोलते हैं। ठीक है, इनको हम सेकेंडरी विंड बोलते हैं। ठीक है, इनको हम सीजनल विंड बोलते हैं। लिख लेना सबसे, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसका नहीं लिख रहा हूँ, वो तो सबको आता है, इतना नहीं कोई वो है। ठीक है, ये है परमानेंट विंड, ये है सेकेंडरी विंड, और ये है सीजनल विंड। अब इस नाम से ही पता चल रहा है, जैसे स्थायी पवनें हैं, किसी जगह की स्थायी पवनें हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ जो पवनें, हमारे यहाँ के हर जगह जो पवनें चलती हैं, जो आप सुनते होंगे अपने पर्यावरण में यहाँ या वातावरण में, घर में, परिवार में, कि हवा चल रही है, दैट्स कॉल्ड, वो सब स्थायी पवनों में आता है, हवा चल रही है। दूसरी बात करते हैं स्थानीय पवनें, तो है जैसे कि हम लोगों के यहाँ एक लू चलती है, लू लू जो होती है वो स्थानीय पवनों के अंडर आती है। अब कुछ लोग, अब आपको एक और चलती है हीट पे, जिसे हम हीट पे बोलते हैं, वो अलग है, और हम बोल रहे हैं लू के बारे में। लू इज डिफरेंट। लू एक स्थानीय पवन है ना। लू क्या है? एक स्थानीय पवन है। और हीट वेव जो होती है वो एक परिघटना। जो हीट वेव होती है वो एक परिघटना है, एक फिनोमेना है ना। हीट वेव इज ए फिनोमेना। बट लू जो है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक स्थानीय पवन बोलेंगे। ठीक है, अब मौसमी पवनों की बात करते हैं। तो मौसमी सीजनल विंड आप भी जानते हैं क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। सीजनल विंड होती है जैसे जो सीजन पे चलती हैं, है ना। तो इसमें कोई इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्द्रता, है ना। सबसे पहले क्या बात करते हैं, आर्द्रता के बारे में जानते हैं कि आर्द्रता है क्या। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। बड़ा सिंपल है, दैट्स वेरी सिंपल थिंग। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, ये आर्द्रता है। ठीक है, अब आर्द्रता की एक और बात करते हैं। आर्द्रता में जो इसकी वजह क्या है पता है? आर्द्रता के होने, जब वायु में मॉइस्चर होता है, जब एयर में यानी कि मॉइस्चर होगा तो संघनन की प्रक्रिया होगी, संघनन क्रिया होगी, है ना। इसका रिजल्ट क्या होगा? इससे क्या होगा? संघनन करती है, संघनन होता है, और संघनन से फिर बादलों का निर्माण होता है ना। संघनन से जब बादलों का निर्माण होता है तो बादलों के निर्माण के पश्चात आप परिणाम जानते ही हैं, है ना। जब संघनन का निर्माण होता है तो क्या होता है? जब संघनन होता है तो उससे बादलों का निर्माण होता है, और बादलों का निर्माण होने से क्या बनता है? वर्षा होती है। और वर्षा अब कितने प्रकार की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वर्षा इधर अलग से बात कर लेते हैं। वर्षा पे, वर्षा एक तो हम पर्वतीय वर्षा हो गई, है ना, एक संवहनी वर्षा हो गई, ठीक, और एक वर्षा होगी चक्रवाती वर्षा, ठीक है। अब इनको हम सही से समझते हैं, क्योंकि दो वर्षाएं जो हैं बहुत ही सिंपल है। इनको मैं पहले समझाता हूँ, पर्वतीय वर्षा को मैं समझाऊंगा बाद में। पहले मैं समझाता हूँ संवहनी। जो हवा के संवहन से जो वर्षा होती है उसे हम संवहनी वर्षा कहते हैं, ठीक है। चक्रवाती वर्षा, जहाँ यहाँ चक्रवात आता है और चक्रवात से जो वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा, सिंपल है। अब बात करते हैं पर्वतीय वर्षा की। तो पर्वतीय वर्षा की मैं आपको मानचित्र के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए पर्वत है, ठीक है, यहाँ से ये हवाएं आई, मान लीजिए ये हवाएं आई, ठीक है। इनमें मॉइस्चर होता है, आर्द्रता होती है, और जब इनमें मॉइस्चर होता है, आर्द्रता होती है, तो यहाँ पे इसमें वजन रहता है, ये नीची रहती हैं, और जब नीची रहती हैं तो ये तो अपने हवा में उड़कर जा रही थी हवा, क्योंकि ये बीच में जो पर्वत पड़ गया, बीच में जो पर्वत पड़ गया, इस पर्वत को की वजह से ये यहाँ टकरा के रुक जाएंगी। ये यहाँ क्या करेंगी, टकरा के रुक जाएंगी, और परिणाम स्वरूप एक यहाँ बादलों का निर्माण करेंगी, ठीक है। और बादलों से फिर क्या होगा, बादलों से फिर बारिश होगी, नहीं समझ रहे हो ना, बादलों से फिर बारिश होगी। अब जब बारिश होगी तो जो हवा में वजन था, मॉइस्चर था, है ना, जो जलवाष्प की मात्रा हवा में थी, उस जलवाष्प की मात्रा तो खत्म हो गई। जैसे ही पानी वर्षा, हवाएं हल्की हुई, हवाएं हल्की होंगी तो ये ऊपर से उठेंगी, और जब ऊपर उठेंगी तो हवा पर्वत को क्रॉस करके निकल जाएगी। क्योंकि इसमें मॉइस्चर की मात्रा तो खत्म हो गई, इसलिए यह एरिया बिल्कुल सूखा रहेगा, यहाँ वर्षा नहीं होगी, यहाँ वर्षा नहीं होती है, यहाँ बिल्कुल सूखा एरिया रहता है, सूखा क्षेत्र रहता है, यहाँ वर्षा होती रहती है। इसलिए यहाँ क्या रहता है, यहाँ वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, यहाँ वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। इसलिए यहाँ तो हरा भरा क्षेत्र रहता है, यहाँ रहता है सूखा क्षेत्र। अब जो सूखा क्षेत्र, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। इसको हम क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये थी हमारी पर्वतीय वर्षा, समझ के ना, पर्वतीय वर्षा क्या है। और संवहनी, हवा के संवहन से जो वर्षा होती है, और चक्रवाती, जो चक्रवात के कारण वर्षा होती है, तो उसे हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। यहाँ तक हमारा जो है वो वायुमंडलीय कारकों का, वायुमंडल के कारकों का टॉपिक पूरा हुआ। अब हम ये हमारा टॉपिक जो है वायुमंडल के कारक, जो टॉपिक है हमारा वायुमंडल के कारक, ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया, ठीक है, ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। तो अब हम एक बार उसका रिवीजन करते हैं। क्या रिवीजन, कि पवन क्या है, तापमान और वायुदाब का रिवीजन हमने कर लिया है। अब बात करते हैं पवन और आर्द्रता को रिवाइज करते हैं। पवन मतलब गतिमान वायु, ठीक है, ये हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती है, ये उच्च दाब से निम्न दाब तरफ बहती है। तीसरी, जहाँ से ये चलती है उसी दिशा के नाम पर इसका नाम पड़ता है। जैसे ये हमने नक्शा बनाया हुआ था, यहाँ से अगर हवाएं इधर जाएंगी तो इसका मतलब ये साउथ और वेस्ट पवनें चल रही हैं, ठीक है। पश्चिमी दक्षिणी पवनें बोलेंगे इनको हम, दक्षिणी पश्चिमी या पश्चिमी दक्षिणी पवनें बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पवनें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी पवनें होती हैं, स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें और मौसमी पवनें, परमानेंट विंड, सेकेंडरी विंड और सीजनल विंड, इनको हम बोलते हैं। इनका हमने व्याख्यान आपके सामने सही से कर दिया है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी मेहनत ही आपको बहुत आगे ले जा सकती है। ज्योग्राफी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट if you are not aware about it,
then it will very very difficult for you, and if you do something for it, that's very very easy, है ना। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको लगे। अब बात करते हैं अगर आर्द्रता की, तो आर्द्रता जो है वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है ना। जो हवा में आपने जलवाष्प की क्रिया तो देखी होगी, जलवाष्प कैसे होगा, पढ़ा होगा बहुत। तो जलवाष्प जो हवा में पाया जाता है उसे हम आर्द्रता कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। ये मॉइस्चर हवा में होता है, इस जिससे संघनन की क्रिया होती है, और संघनन की क्रिया जब होती है तो बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण जो होता है उसी से वर्षा होती है। अब वर्षा 3 प्रकार की होती है, वर्षा जो है वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी वर्षा है? पर्वतीय वर्षा है, संवहनी वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है। पर्वतीय वर्षा के बारे में हमने आपको बताया है कि मान लीजिए ये पर्वत है, नाम ये तो आपको पता है, पर्वतीय वर्षा तो पर्वतों में ही होती होगी, है ना, मैदान में तो नहीं होगी। तो ये जैसे मान लीजिए पर्वत है और यहाँ से ये हवा आई जिसमें आर्द्रता की मात्रा है, जिसमें जलवाष्प की मात्रा है। ये हवा जो होगी, जब जलवाष्प की मात्रा होगी तो हवा जो होगी वो वजन होगा हवा में, और जब हवा में वजन होगा तो हवा भारी होगी और नीची रहेगी, और ये जा रहे हैं, है ना। जब ये हवा जा रही है इस तरफ, लेकिन बीच में क्या पड़ जाता है? पर्वत पड़ता है, और जब ये पर्वत पड़ता है तो हवा यहाँ से इससे टकरा कर के रुक जाती है, और जब रुकती है तो क्या करती है? तो ये क्लाउड्स का निर्माण करती है, बादलों का निर्माण करती है, और जब बादलों का निर्माण करती है तो क्या होगा? वर्षा होगी। और वर्षा होने से क्या होता है? ये क्षेत्र जो है पूरा का पूरा हरा भरा क्षेत्र होता है, और जब हवा में आर्द्रता कम हो जाती है, हवाएं हल्की हो जाती हैं, तो वैसे ऊपर से क्रॉस करके निकल जाती हैं, और जब वो हल्की हो जाएंगे, उनमें आर्द्रता की मात्रा नहीं रहेगी, तो नेचुरल सी बात है कि वो वर्षा करने के योग्य नहीं रहेंगी, बादल संघनन क्रिया नहीं कर सकती। जब आर्द्रता नहीं होगी तो संघनन कैसे होगा, है ना। जो संघनन नहीं होगा तो फिर वो इधर से क्रॉस होकर निकल जाती हैं, जिससे कि ये क्षेत्र जो है बिल्कुल सूखा रहता है। समझ रहे ना आप कि ये क्षेत्र जो है बिल्कुल बिल्कुल सूखा रहता है, इसीलिए सूखा रहता है ना। तो और इस सूखे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम इस सूखे हुए क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। आ सकता है, प्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पर्वतीय वर्षा में जिस तरफ वर्षा नहीं होती है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, और ये सूखा रहता है क्योंकि यहाँ वर्षा 0% भी होती है, ठीक है। यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो यह क्षेत्र जो होता है वो हरा भरा रहता है। संवहनी वर्षा की अगर हम बात करें तो हवा के द्वारा जो संवहन से जो वर्षा होती है वो संवहनी वर्षा कहलाती है। हवा के संवहन से जो वर्षा होती है वो संवहनी वर्षा कहलाती है। चक्रवातों की क्रिया से जो चक्रवात उठते हैं उनसे जो वर्षा होती है उसे हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो चाहे तो हम बताइए, आप एक बार लिख दें, बताओ। पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा, हवा के संवहन से होने वाली वर्षा को संवहनी वर्षा, आप लिख सकते हैं, इसमें मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और चक्रवातों की के उठने से होने वाली वर्षा को हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। बहुत ही ईजी है, और शायद मैं थोड़ा ईजी आपके लिए बना भी रहा हूँ, है ना। तो ये हमारे जो वायुमंडल के कारक हैं, ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, है ना। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री मेंस दोनों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा सही, और थोड़ा टफ भी है, इसकी अपेक्षा थोड़ा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। खैर, ये वीडियो यहीं तक के लिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार। ख्याल रखिए अपना, बहुत खुश रहिए। धन्यवाद।